Friends, now I am starting your most important topic of the entire syllabus, and it is the in size, it is the highest one, that is final account of partnership firm. अगर इस टॉपिक की मैं बात करूं दोस्तों, तो ये पूरा जो टॉपिक है ये आपके सिलेबस में अगर 80 मार्क्स का भी पेपर आया, सो इट विल बी देयर फॉर 18 मार्क्स। सो 18 मार्क्स के लिए कैसे रहेगा ये, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो है आपको न्यूमेरिकल आएगा 15 मार्क्स के लिए, एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज इसमें क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 मार्क के लिए आएंगे, शायद उससे ज्यादा भी आ सकते हैं। सो ऐसा देखा जाए तो आपके 80 मार्क्स के पेपर में अराउंड 25% वेटेज सिर्फ एक टॉपिक का है। सर हमने फाइनल अकाउंट तो नाम सुना हुआ है, 11th में हमने टॉपिक देखा था, फिर 12th में भी फाइनल अकाउंट है, तो दोनों में फर्क क्या है दोस्तों? 75% टॉपिक ऑफ क्लास 11th एंड क्लास 12th इज सिमिलर। द ओनली डिफरेंस इज आप जो 11th में जो ये टॉपिक कर रहे थे दोस्तों, दैट इज ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटरशिप एंड दिस इज द फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप। फिर आप बोलोगे सर दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, जब एक सिंगल व्यक्ति किसी बिजनेस का ओनर होता है तो उसको बोलते हैं सोल ट्रेडर या प्रोप्राइटरशिप। सोल ट्रेडर बिजनेस के अपने एडवांटेज और अपने डिसएडवांटेज है। अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं तो आपको कैपिटल सिर्फ अकेले को ही बिजनेस में देना है। दूसरा डिसएडवांटेज, मैन पावर सिर्फ आप अकेला ही रहोगे, खुद को ही सब करना पड़ेगा। तीसरा, कल को लॉस हुआ तो पूरा का पूरा आपको ही भोगना पड़ेगा। ऐसे बहुत से क्या नुकसान है सोल ट्रेडर के। अगर आपको बिजनेस बड़ा करना है, एक्सपांड करना है, तो आपको लोगों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। So then you take some people in your business and because of that आपका कैपिटल बढ़ेगा, आपका मैनेजरियल स्किल बढ़ेगा, मैन पावर बढ़ेगा, देन बिजनेस आप बड़ा कर पाओगे, देन दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। और जब ये पार्टनरशिप जब एक साथ आते हैं, उसमें जो लोग आते हैं उनको पार्टनर्स बोलते हैं। सोल ट्रेडर के ओनर को क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर। पार्टनरशिप के जो लोग एक साथ आते हैं उनको बोलते हैं पार्टनर्स। और दोस्तों उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है, दैट्स ऑफ उस बिजनेस को क्या बोलते हैं? दैट बिजनेस इज कॉल्ड एज फर्म। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम क्या दिया है देखते हैं। पार्टनरशिप की डेफिनेशन दी है। ये डेफिनेशन वगैरह आपको वन आंसर सेंटेंस के लिए आ सकता है, थ्योरी का वेटेज बढ़ चुका है तो उस हिसाब से। पार्टनरशिप इज एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर देयर इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। पार्टनरशिप होने के लिए मिनिमम कितने लोग लगेंगे? 2। कमिंग टुगेदर टू कैरी ऑन बिजनेस। टाइम पास करने के लिए एक नहीं होंगे। अगर आप विदाउट अ प्रॉफिट मोटिव एक होते हो तो उसको पार्टनरशिप नहीं बोलते। तो कमिंग टुगेदर फॉर अ बिजनेस टू विद अ व्यू ऑफ शेयर प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ द फर्म। उस बिजनेस का रन करने के लिए 2 से ज्यादा लोग एक आते हैं और उनका मोटिव क्या है? टू अर्न द प्रॉफिट। दैट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप। सो पार्टनरशिप का पहला कैरेक्टर क्या रहेगा? मिनिमम 2 पर्सन। Second, you must be coming together for running business and your motive is what? Profit or losses। आगे बढ़ते हैं। अब डेफिनेशन जो बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में दिए वो देखते हैं। बहुत पुराना एक्ट है, 1932। सर एक्ट का नाम सेक्शन लिखना जरूरी है? बिल्कुल नहीं, याद रहा तो लिखो, नहीं लिखा तो भी चलेगा। इट इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। पार्टनरशिप एक रिलेशन है, पर्सन नहीं, पर्सन्स, क्योंकि एक से ज्यादा। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। जो किसके लिए एक साथ आए हैं, किसके लिए एक्सेप्टेंस है उनका? प्रॉफिट शेयर करने के लिए। कैरिड ऑन बाय ऑल, एनीवन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सर ये नहीं समझा। देखो कभी कभी क्या होता है कि हम समझो 3 पार्टनर का बिजनेस है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने सिर्फ बिजनेस में पैसा लगाया, बाकी दोनों पार्टनर काम कर रहे हैं। सो कैरिड ऑन बाय ऑल, अगर हम तीनों काम कर रहे हैं तो कैरिड ऑन बाय ऑल। और एक्टिंग फॉर ऑल, हम में से अकेला ही सिर्फ वर्किंग पार्टनर है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज पार्टनरशिप। आगे बढ़ते हैं। हैंडी की जो डेफिनेशन है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन complements to make contract who agrees to carry on a lawful business in common with a view of earn private gain। इसमें इसने एक वर्ड सिर्फ ऐड कर दिया, लॉफुल बिजनेस। तो हमारे एक्ट में भी दिया है कि आप जब पार्टनरशिप के लिए एक होते हो तो आपका बिजनेस क्या चाहिए? लॉफुल चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम। फीचर्स क्या होता है? तो सबसे पहला फीचर होता है एग्रीमेंट। जब भी आप पार्टनरशिप बिजनेस करोगे दोस्तों, तो आपको एग्रीमेंट करना जरूरी है।
सर हमने ओरली एग्रीमेंट किया तो चलेगा क्या? चलेगा, पर लीगल वैलिडिटी कुछ नहीं रहेगी, आपको रजिस्ट्रेशन के लिए एग्रीमेंट लगेगा ही। और इनफैक्ट इन द महाराष्ट्र पार्टनरशिप डीड इज कंपल्सरी। तो एग्रीमेंट यानी आपके जो कोई रूल्स आपने डिसाइड किए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, कौन क्या क्या करेगा, इंटरेस्ट मिलेगा क्या लोन पे, ड्राइंग पे, कैपिटल पे, फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या, कल को नए पार्टनर को लेने के लिए क्या प्रोविजन, ये सब आपने लिख के रखना चाहिए। वो जहां पे लिखते हैं उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, पर ये जब होता है दैट इज कॉल्ड एग्रीमेंट। नंबर ऑफ पार्टनर्स, दोस्तों जो ओल्ड रूल था बिफोर 2013-14, मुझे जितना याद है तो मिनिमम पार्टनर 2, मैक्सिमम बैंकिंग बिजनेस में 10 और नॉर्मल बिजनेस में 20। पर अभी जो कुछ चेंजेस हुए हैं, आई थिंक द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आर 50। ठीक है, आगे देखते हैं। लॉफुल बिजनेस, जब आप पार्टनरशिप बिजनेस रन करते हो तो आपका बिजनेस लॉफुल होना चाहिए। सर ये नहीं समझा, यानी क्या? इमेजिन करो दो एरिया के भाई है, और एक है समझो पुणे में डेक्कन एरिया का, दूसरा कोरेगांव पार्क है। बोला अपना आज से पार्टनरशिप, भाई 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 एंड कंपनी, और इन्होंने शुरू कर दिया हफ्ता वसूली, तो ये पार्टनरशिप होगी क्या? नहीं। तो पार्टनरशिप बिजनेस आप जब करते हो तो आपका बिजनेस कौन सा चाहिए? लेजिबल चाहिए, लॉफुल चाहिए। मीन्स कोई भी लीगल बिजनेस के लिए आप पार्टनरशिप कर सकते हो, इलीगल बिजनेस समझो स्मगलिंग के लिए एक आ गए, सो दैट वोंट बी अ पार्टनरशिप। सो योर पार्टनरशिप विल बी ऑलवेज ऑफ लॉफुल बिजनेस। आगे बढ़ते हैं। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, आप जब पार्टनरशिप में आते हो तो आपने क्लियर बताना चाहिए कि किस पार्टनर को कितना शेयर मिलेगा। समझो ए और बी दो पार्टनर है, उन्होंने डिसाइड किया कि ए 40% लेगा, बी 60%, देन दैट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पर अगर आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, आगे भी ये पॉइंट आने वाला है, देन इन दैट केस योर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड बी इक्वल। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं दिया है, प्रॉब्लम में भी, ये अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड है, अगर आपके प्रॉब्लम में समझो इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दिया है समझो, तो उस केस में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है आपको वो लेना है। लेकिन समझो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया, तो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा वो इक्वल रहेगा, 1:1 रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये इतना इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपको नॉलेज बहुत गेन करेगा। दोस्तों सोल ट्रेडर में भी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, पार्टनरशिप में भी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, पर कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी होती है। अभी एलएलपी वगैरह कंसेप्ट आया, वो आपके सिलेबस में नहीं है, पर अनलिमिटेड लायबिलिटी यानी क्या? समझो आपने पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया, कल को कुछ कारणवश बिजनेस में लॉसेस आ गए और आपने डिसाइड किया कि बिजनेस हम बंद कर देंगे। तो बंद करना है यानी कि आप बिजनेस के सारे एसेट बेचोगे और लायबिलिटीज पेड करोगे, राइट? तो आप समझो आपने सारे एसेट बेच के 5 लाख रुपए आ गए, और आपके बिजनेस में जो लॉसेस हुए हैं वो है 10 लाख रुपए के। तो अभी आपको 5 लाख लाना पड़ेगा, वो 5 लाख रुपए आपको आपके घर से देने पड़ेंगे। सर मेरे पास घर पे भी नहीं, फिर आपका घर बेच दो, प्रॉपर्टी बेच दो, लेकिन देना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो पार्टनरशिप फर्म में आप जब जाते हो और आपके अगर बिजनेस के लॉस हुए तो आपको आपके पर्सनल एसेट बेच के वो पूरे करने पड़ेंगे, दैट इज कॉल्ड अनलिमिटेड लायबिलिटी। लेकिन ये अनलिमिटेड लायबिलिटी माइनर पार्टनर को एप्लीकेबल नहीं होती। समझो एक पार्टनर 18 साल के नीचे का है तो उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। ये मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। आगे का पॉइंट है रजिस्ट्रेशन। पार्टनरशिप का जब आप एग्रीमेंट करते हो, जब पेपर पे लिखते हो, उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। उसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। उसको आपको रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है हर डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे, वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किया हुआ बंदा होता है, उसके पास जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। अभी तो ऑनलाइन हो गया है, लेकिन ये कुछ राज्यों में भारत के रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, बट इन महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज कंपलसरी। आगे देखते हैं ज्वाइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। क्या होता है कि पार्टनरशिप बिजनेस के डेफिनेशन में आपको याद होगा, जो पार्टनर्स है दे आर द ज्वाइंट ओनर ऑफ द बिजनेस, दे आर गोइंग टू मैनेज द बिजनेस ज्वाइंटली, दे डिसाइड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो डिसाइड करेंगे किसने, समझो अभी मेरा होटल है तो मेरा काम है समझो फाइनेंस देखने का, मेरा एक पार्टनर देखेगा रनिंग ऑपरेशन, एक पार्टनर मार्केटिंग देखेगा। सो दिस इज द ज्वाइंट मैनेजमेंट, और हम उसके ओनर इक्वल है, तो कल को इस बिजनेस में जो प्रॉफिट लॉस होगा उसके लिए जवाबदार भी हम इक्वल होंगे। दैट इज कॉल्ड ज्वाइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। आगे का पॉइंट है प्रिंसिपल एंड एजेंट। हर पार्टनर, ये पार्टनरशिप फर्म का प्रिंसिपल है और हर पार्टनर दुनिया के लिए एजेंट भी है। यानी क्या? समझो हम ए और बी दोनों पार्टनर है, और ए और बी में जो है
वो ए वर्किंग पार्टनर है एंड बी स्लीपिंग पार्टनर है। तो दुनिया को बताने के लिए हम दोनों भी ओनर है, लेकिन मेरे बिहाफ में काम कौन कर रहा है? ए। तो दुनिया के सामने चेहरा, बिजनेस का ऑपरेशन रन करेगा ए। सो ए इज द एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल, सो दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एंड एजेंट। आगे बात करेंगे डिसोल्यूशन। आपको जब भी मन में आए आप पार्टनरशिप बिजनेस बंद कर सकते हो विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। दोस्तों पार्टनरशिप फर्म बंद करने के लिए दो तरीके होते हैं, एक होता है वॉलंटरी डिसोल्यूशन, एक होता है कंपलसरी। कोई भी डिसोल्यूशन हो, आपको प्रॉब्लम, एक टॉपिक आने वाला है आगे चल के, आपको बिजनेस के सारे एसेट बेचने होते हैं और लायबिलिटी पेड करनी होती है। पर डिसोल्यूशन जब होता है, अगर आपका बिजनेस अनलॉफुल है, आपके बिजनेस में कोई लायबिलिटी क्रिएट हो गई, कोर्ट या गवर्नमेंट आपका बिजनेस बंद कर रही है, दैट इज कॉल्ड कंपलसरी। पर पार्टनर ने म्यूचुअली डिसाइड किया बिजनेस में बहुत लॉस हो रहा है, आपके झगड़े बढ़ गए, या और कुछ आपको बिजनेस ये बंद करके उससे बड़ा कंपनी करना है, so you can close the existing business, that is called dissolution, but it require the consent of all the partners। आगे देखते हैं। पार्टनरशिप डीड के बारे में मैंने बोला था, जो एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो राइटिंग में लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। इसमें पार्टनरशिप के सारे कंडीशंस ये किए जाते हैं। इट कैन बी ओरल और रिटन, पार्टनरशिप डीड ओरल भी हो सकती है, पर मैंने बोला कि इसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती, तो प्रैक्टिकली कोई भी पार्टनरशिप डीड जो है वो ओरली नहीं बनाता है, इट इज ऑलवेज इन द रिटन फॉर्म। तो पार्टनरशिप एक्ट डजंट मेक एनी कंपल्शन टू मेक द रिटन एग्रीमेंट, ये मैंने बोला था। लेकिन आपको बेटर इसके लिए आपका पार्टनरशिप फर्म कैसे रहना चाहिए, रिटर्न में एग्रीमेंट किया हुआ रहना ज्यादा अच्छा है। चलो आगे बढ़ते हैं। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होता है? सबसे पहले होता है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एंड इट्स मेन बिजनेस। से फॉर एग्जांपल मेरे बिजनेस का नाम है श्री कलेक्शन, मैंने नाम लिख दिया, उसका एड्रेस है समझो पुणे सातारा रोड धनकवड़ी पुणे, वो डाल दिया। फिर उसके बाद उसका बिजनेस क्या है, समझो हमारा बिजनेस है रेडीमेड गारमेंट्स का, होलसेल का, सो आई हैड रिटन द मेन बिजनेस क्या है वो लिख दिया। देन नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर, समझो हम लोग 3 पार्टनर है, तीनों के नाम, तीनों के एड्रेस, इवन तीनों का पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ लगता है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन आपको लिखना पड़ता है, मैंने बिजनेस में कितना डाला, बी ने कितना डाला, सी ने कितना डाला, वो डीड में आना चाहिए। रेशियो ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, समझो मेरा ज्यादा काम है, मेरा 50% रेशियो है, बी और सी का 25-25, वो डाल दो। और अगर आपने नहीं डाला, यू कैन पुट इट और कंसिडर इट इक्वल। देन राइट एंड ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर, ये भी आप डाल सकते, मींस कौन सा पार्टनर को क्या राइट्स दिए, कौन सा पार्टनर कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या काम करेगा, और कल को कुछ हो गया तो कौन जवाबदार, दैट आल्सो यू कैन पुट इट। प्रोविजंस रिलेटेड टू एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, आप उसमें लिख सकते हो कि अगर हमको 3 को छोड़ के चौथे को हमको लेना है तो उसके लिए प्रोसीजर क्या होगी, हम में से किसी को छोड़ के जाना है तो उस समय कैलकुलेशन कैसे होंगे, हम में से कोई की अचानक डेथ हो गई तो आगे कैसा करेंगे, ये सब कुछ आप डीड में मेंशन कर सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन ड्राइंग से बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टनर जो बिजनेस को कैपिटल देता है उस कैपिटल पे उसको इंटरेस्ट मिल सकता है, पार्टनर जो बिजनेस को लोन देता है उस पे भी इंटरेस्ट मिल सकता है। मेरे ख्याल में पार्टनरशिप लॉ में 6% से ज्यादा इंटरेस्ट देना अलाउड नहीं है। और आप जो बिजनेस से ड्रॉइंग्स खुद के लिए पैसे लेते हो उस पर बिजनेस आपको इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है, इसके बारे में याद रखना। ड्रॉइंग्स का इंटरेस्ट कैलकुलेशन कभी प्रॉब्लम में आया तो वो हमेशा, अगर उसका टाइम नहीं दिया तो 6 मंथ का निकालने का रूल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सैलरीज कमीशन, कभी कभी क्या होता है जैसे मैंने बताया वर्किंग पार्टनर एंड दैट इज स्लीपिंग पार्टनर, तो आपका जो पार्टनर है, समझो एक आधा एक्टिव पार्टनर, वो बोलता है पैसा मैंने भी दिया है तू भी दिया है, मैं क्यों ज्यादा काम करूं, तो आपने बोला एक काम कर, तू प्रॉफिट तो ले बाबा, हर महीना 20,000 सैलरी ले ले, या तू सेल्स पे 10% कमीशन ले ले, लाइक दैट यू कैन मेंशन इन पार्टनरशिप डीड। पार्टनर को प्रॉफिट के व्यतिरिक्त कुछ देना है तो आप पार्टनरशिप डीड में बता सकते हो। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर, कल को पार्टनर में झगड़े हो गए, पैसों का मामला है, झगड़ा हो सकता है, तो ऐसे कुछ हो गया तो उन्होंने अकाउंट कैसे सेटल करना चाहिए, उसके क्या क्या स्टेप्स होंगे, किसके पास जाएंगे, ये सब कुछ आप पार्टनरशिप डीड में लिख सकते हो। जनरली ज्यूरिडिक्शन डिसाइड कर सकते हो, एवरीथिंग यू कैन पुट। देन एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ये 9 चीजें छोड़ के भी आपको और कुछ लगा, से फॉर एग्जांपल आपका पार्टनरशिप का बिजनेस आप तीनों में से किसी एक के प्रीमाइसेस में चल रहा है तो उससे रिलेटेड कोई पॉइंट डालना, यू कैन पुट अक्रॉस। ओके, आगे बढ़ते हैं।
इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड मैंने बोला आपको कि ये एग्रीमेंट जितना भी राइटिंग में रहेगा, कल को पार्टनर में डिस्प्यूट हो गया तो पार्टनर पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस बोलेंगे कोर्ट में जाओ, तो कोर्ट के पास क्या लगेगा? प्रूफ, एंड ओरल प्रूफ काम में नहीं आएगा, यू हैव टू शो दिस डीड। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसका, ठीक है। तो दैट इज देयर। अब आगे बढ़ते हैं हम। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के बारे में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि आप पार्टनरशिप डीड में जितना भी प्रॉफिट बोलो उस हिसाब से आप बांट लो। अगर पार्टनरशिप डीड आपकी साइलेंट है तो आप सारे पार्टनर को इक्वल प्रॉफिट लेना है। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पार्टनर ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट ले सकता है। उस इंटरेस्ट का मैं प्रॉब्लम के हिसाब से बोल रहा हूँ आपको कि अगर टाइम नहीं दिया है, क्योंकि इंटरेस्ट के लिए ड्राइंग पे अमाउंट है, ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकलेगा, रेट प्रॉब्लम में देंगे, पर अगर मंथ्स नहीं दिए तो 6 मंथ। थर्ड है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इसके बारे में पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि पार्टनर बिजनेस को लोन दे सकता है, उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो मैक्सिमम 6% होगा, ठीक है। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा, दैट इज अगेन इंटरेस्ट रेट के बारे में कुछ नहीं है। सैलरी और कमीशन भी पार्टनर ले सकता है, दैट इज आल्सो देयर। देन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के लिए आपका मींस प्राइमा फेसी प्रोसीजर क्या है, न्यू पार्टनर से गुडविल लेना है क्या, उसका कैपिटल कैसे है, सबका कंसेंट होना जरूरी है या मेजॉरिटी कंसेंट चाहिए, ऑल दैट थिंग यू कैन पुट अक्रॉस, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने प्रॉब्लम के लिए, मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। दोस्तों ये जो कैपिटल अकाउंट के बारे में चीज थी, इट वाज नॉट देयर इन 11th। अब ये 12th से टॉपिक जो अलग हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो। 11th में एक ही बिजनेस का ओनर एक ही व्यक्ति था, सोल ट्रेडर था। अभी मिनिमम ओनर कितने रहेंगे? 2, क्योंकि ये पार्टनरशिप है। तो पार्टनरशिप में आपको कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के 2 मेथड्स दिए। कितने मेथड्स दिए? 2। दोस्तों पहली जो मेथड है उसका नाम है दैट इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड। क्या नाम है इसका? फिक्स कैपिटल मेथड। ध्यान से सुनो पहले। फिक्स कैपिटल मेथड में क्या होता है, समझो ए और बी पार्टनर है, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट करते वक्त 1-1 लाख रुपए डाला, तो वो एज कैपिटल हो गया, बीस कैपिटल है, वो पार्टनर्स कैपिटल के अंदर जाके वैसे ही बैठ जाएगा, उसको जिंदगी में हाथ ही नहीं लगाने का, वो कैपिटल वैसे ही रहेगा। फिर साल भर में क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट आएगा या लॉस होगा, ड्राइंग रहेगी, ये सबका हिसाब भी पार्टनर का ही है। पर इस मेथड में उस कैपिटल अकाउंट में ये सारा हिसाब नहीं होता है, उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट ओपन करते हैं, उसको बोलते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट बोलते हैं? पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो इस मेथड में 2 अकाउंट रहेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिसको हाथ भी नहीं लगाना है, और सारे के सारे एडजस्टमेंट पार्टनर से रिलेटेड वो कहाँ पे होंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो आपके कोई भी प्रॉब्लम में करंट अकाउंट आया तो समझ जाओ फिक्स कैपिटल मेथड है, और आपको उस केस में कैपिटल को है वैसे लायबिलिटी में लिखना है और वर्किंग नोट में करंट अकाउंट बनाना है। दिस इज कॉल्ड फिक्स कैपिटल मेथड। यानी फिक्स कैपिटल मेथड में 2 कैपिटल रहेंगे, एक रहेगा फिक्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो फिक्स रहेगा, बदलेगा नहीं, वो है वैसे लायबिलिटी में, और दूसरा रहेगा करंट अकाउंट जिसमें सारे एडजस्टमेंट करने हैं, जिसका अकाउंट भी ओपन करना है, फिर वो लायबिलिटी एसेट साइड जिधर जाना है वो जाएगा। तो देखिए इसमें दिए। और दूसरी मेथड होती है दोस्तों, नाम में ही समझ में आ जाएगा, इसका नाम फिक्स कैपिटल क्यों है? क्योंकि जिंदगी भर कैपिटल बदलेगा नहीं। इसका नाम क्या है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएट, कम ज्यादा होना, यानी पार्टनर से रिलेटेड जितने भी एडजस्टमेंट है, पार्टनर को प्रॉफिट आया हम उसमें ऐड करते हैं, ड्राइंग्स हुई माइनस होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस होता है, या डेबिट क्रेडिट होता है। तो साल के शुरुआत में जो कैपिटल रहेगा वो कैपिटल साल के एंड में रहेगा, बदल जाएगा, बदल जाएगा, इसलिए कैपिटल बदलते रहता है, क्योंकि सारे एडजस्टमेंट कैपिटल में होते हैं। अगर सारे एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में हो रहे, कोई सेपरेट अकाउंट नहीं है, तो इसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बोलेंगे, क्योंकि हर साल कैपिटल बदलेगा। ऑन द अदर हैंड फिक्स कैपिटल में क्या रहेगा? कैपिटल में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कैपिटल इज एज इट इज। सारे एडजस्टमेंट कहाँ पे होते हैं? करंट अकाउंट में। इसलिए इस मेथड में दोस्तों 2 अकाउंट रहेंगे, एक रहेगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिसको हाथ भी नहीं लगाना है, वो हमेशा के लिए फिक्स ही रहेगा, यानी चेंज नहीं होगा। एंड सेकंड जो है, सारे एडजस्टमेंट किस में होने वाले हैं? पार्टनर्स करंट अकाउंट। और पार्टनर्स करंट अकाउंट जो है वो बदलेगा, क्योंकि सारे एडजस्टमेंट वहां पे। अगर वही मैं बाजू के मेथड की बात करूं तो यहाँ पे एक ही अकाउंट रहेगा, कौन सा?
कैपिटल अकाउंट। तो मैं आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, इस मेथड में आपको दोस्तों दो अकाउंट रहेंगे और इस मेथड में दोस्तों एक ही अकाउंट। सर हमको इसका क्या यूज है? आपको बहुत ज्यादा यूज है। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे दोस्तों, अगर आपके प्रॉब्लम में सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल दिया है तो उसको ओपन करने का, पर अगर आपके प्रॉब्लम में पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट दिया है, इसका मीनिंग होता है वो फिक्स कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं, तो आपको कैपिटल को हाथ भी नहीं लगाना है, उसको हैव एज ए लायबिलिटी में लिखना है। और जो वर्किंग नोट बनाओगे वो कैपिटल अकाउंट की नहीं बनेगी, करंट अकाउंट की। इतना याद रखना है क्योंकि इस पे सब कुछ डिपेंड है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिक्स कैपिटल मेथड में जो मैं अभी बता रहा हूँ यही लिखा हुआ है, देखो। In this method, the amount of capital partner remains same at the end of the financial year. There is no addition, subtraction from capital during the year. When this method is adopted, partner open new account in the name of partners. Fixed capital method में कैपिटल अकाउंट में आपको कुछ भी नहीं करना है, ये है वैसे ही रहेगा, और आपका जो कैपिटल है वो है वैसे बैलेंस शीट में लिख दो। अगर आप इसका फॉर्मेट भी देखते हैं, फॉर्मेट कुछ यूजफुल नहीं है। आपका ओरिजिनल कैपिटल 10 लाख है, बिजनेस में साल भर में आपने फिर से कैपिटल नहीं डाला तो इतना ही रहेगा, कुछ कैपिटल निकाल नहीं रहा तो उतना ही रहेगा। जनरली कोई भी कैपिटल को हाथ नहीं लगाता है, तो साल के शुरुआत में जो कैपिटल था वही साल के एंड में रहेगा। कोई भी एडजस्टमेंट पार्टनर्स कैपिटल में नहीं होगी, पार्टनर्स कैपिटल है वैसा ही रहेगा, दैट इज फिक्स कैपिटल मेथड। फिर कहां पे होगी सारी एडजस्टमेंट? करंट अकाउंट में, जिसका फॉर्मेट अभी आपके सामने आएगा। देखिए फिक्स कैपिटल मेथड में ये एंट्रीज वगैरह कुछ देखने की जरूरत नहीं है आपको। ये देखिए करंट अकाउंट, इस अकाउंट में फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन पार्टनर से रिलेटेड एडजस्टमेंट तो होगी। साल में प्रॉफिट आएगा या लॉस भी हो सकता है, ड्रॉइंग्स पार्टनर ने विड्रॉ की हुई रहेगी, पार्टनर को ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट लग सकता है, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल सकता है, कमीशन मिल सकता है, सैलरी, तो सारे एडजस्टमेंट यहाँ पे आते हैं। देखिए ड्रॉइंग्स मेड बाय पार्टनर इसमें आएगा, गुड्स लिया है खुद के लिए यानी वो भी ड्राइंग है, पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है, भले ही एडजस्टमेंट इंटरेस्ट की आएगी, भले ही एडजस्टमेंट कैपिटल की, पर आएगी करंट अकाउंट में। या ड्राइंग पे बिजनेस ने उसको इंटरेस्ट चार्ज किया है, सैलरी कमीशन मिलने वाला है, ये सारी एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में होगी, कैपिटल में नहीं होगी। कब? कैपिटल करंट दोनों भी दिए, सिर्फ कैपिटल दिया है तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, फिर ये सारी एडजस्टमेंट कैपिटल में होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अभी इसका फॉर्मेट देखो। देखो करंट अकाउंट में क्या क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर, प्रॉफिट, फिर बैलेंस कैरी डाउन। डेबिट में क्या? बैलेंस ब्रॉट डाउन अगर ओपनिंग रहा, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, गुड्स लिया है। सर ये कैसे था? अरे बहुत इजी है। पार्टनर को अगर बिजनेस से कुछ मिलता है तो वो पार्टनर के क्रेडिट में डालो, पार्टनर अगर बिजनेस को कुछ देना चाहता है तो वो डेबिट में डालो। देखो ये लॉजिक है इसका, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। मैं आपको इजी करता हूँ। समझो बिजनेस के शुरुआत में मेरा कैपिटल 10,000 था, ओके। अब बिजनेस से मुझे इंटरेस्ट मिला 2,000, तो मेरा कैपिटल 10 का कितना हो जाएगा? 12। समझो मुझे कमीशन मिलने वाला है 1,000, कितना हो जाएगा? 13। सैलरी भी मिलने वाली है 1,000, 14,000। समझो इस साल हमारा प्रॉफिट 10,000 हुआ तो ये हो गया 24,000। तो क्रेडिट में क्या लिखना है आपको? प्लस। पर मैंने बिजनेस में से, ये ओपनिंग बैलेंस डेबिट नहीं होता है, नहीं है, समझो मैंने बिजनेस से 5,000 निकाल लिए तो डेबिट यानी माइनस हो जाएगा। मुझे बिजनेस से मैंने गुड्स लिए 2,000 का तो ये भी डेबिट में। देन बिजनेस से ड्राइंग पे इंटरेस्ट लगाया समझो 1,000, तो अब मैंने बिजनेस में से 8,000 रुपए जो है वो निकाल लिए, तो वो जो भी है ये इतना आपको उसको ये करने की जरूरत नहीं। इन शॉर्ट मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, पार्टनर अगर बिजनेस से कुछ लेता है तो उसको डेबिट करो, और पार्टनर अगर बिजनेस को कुछ देता है, पार्टनर को अगर बिजनेस से कुछ आना है तो उसको क्रेडिट करो। आपको प्रॉब्लम में और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट इज अ लायबिलिटी जनरली, तो हम उसको जो देना लगता है वो क्रेडिट में जाएगा, जो उससे आना लगता है डेबिट। ऐसे भी ड्राइंग का बैलेंस डेबिट होता है तो पार्टनर के डेबिट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम है तो P&L के क्रेडिट में जाती है, पार्टनर के डेबिट में आती है। प्रॉफिट हुआ P&L के डेबिट में, पार्टनर के क्रेडिट में। लॉस हुआ P&L के क्रेडिट में, पार्टनर के डेबिट में। तो प्रॉब्लम में आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके आगे जर्नल एंट्री आएगी, वो ना देखी तो भी चलेगी। ठीक है, देखिए ये एंट्री आपको एक समझने के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो बिजनेस के लिए खर्चा है तो बिजनेस P&L के डेबिट में लिखता है, और पार्टनर के कहां पे जाता है? क्रेडिट में। देख लो ये दो एंट्रीज है इसके। P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी P&L के डेबिट में पार्ट इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट हो गया, फिर इंटरेस्ट डेबिट और पार्टनर क्रेडिट। इतना ज्यादा दिमाग लगाओ मत,
जब एडजस्टमेंट आएगी मैं आपको समझा दूंगा। ऐसे ही सारे एंट्रीज दिए उन्होंने। सैलरी मिली, बिजनेस के लिए खर्चा है, सैलरी P&L अकाउंट डेबिट टू सैलरी, और सैलरी अकाउंट, सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। सेम एंट्री अभी की, जस्ट आपके लिए मैं रन कर रहा हूँ, एक बार देख लो। इसको ना भी देखा तो भी कोई, बिजनेस के लिए खर्चा है इसलिए P&L डेबिट, यहाँ क्रेडिट, ऊपर डेबिट हुआ था, क्लोज करने के लिए क्रेडिट हुआ। आगे बढ़ो, सब कुछ ऐसे ही एंट्री है। बिजनेस पार्टनर ने गुड्स या ये लिया तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक गुड्स, फिर वो जाएगा ट्रेडिंग में वगैरह। फिर पार्टनर्स के कहाँ पे जाएगा, डेबिट, सो पार्टनर्स करंट ऑब्लिक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट। तो ड्राइंग एक जगह डेबिट, एक जगह क्रेडिट, क्लोज हो गया। पिछली एंट्री में सैलरी एक जगह डेबिट, एक जगह क्रेडिट, उसके पहले एंट्री में इंटरेस्ट एक जगह क्रेडिट, एक जगह डेबिट, तो ऐसे अकाउंट क्लोज होते हैं। इनको ना पढ़ा ना किया तो भी चलेगा, आपको फॉर्मेट में मैं फिर से एक बार बता दूंगा, ठीक है। सेम इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग, बिजनेस के लिए इनकम है तो बिजनेस क्या करेगा, पार्टनर के डेबिट में लिखेगा। देख लो, पार्टनर्स करंट या कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और नीचे फिर उसको रिवर्स, इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू P&L। सर P&L क्रेडिट क्यों, बिजनेस पार्टनर से इंटरेस्ट ले रहा है तो बिजनेस के लिए इनकम हो गई, P&L क्रेडिट। इसके पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था, बिजनेस पार्टनर को इंटरेस्ट दे रहा था तो बिजनेस के लिए वो खर्चा था, इसलिए वो P&L के डेबिट में और पार्टनर के क्रेडिट में। ऐसा ये लॉजिक है, ठीक है। वैसे ही नेट प्रॉफिट आया, P&L के डेबिट में होता है कि नहीं नेट प्रॉफिट, तो पार्टनर के कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट। फिर नेट लॉस का बोलो, P&L के क्रेडिट में, पार्टनर के डेबिट में। देख लो, अगर लॉस आया तो देख लो, पार्टनर्स के डेबिट में और P&L के क्रेडिट में। बहुत इजी है, प्रॉब्लम में और अच्छे से समझ आएगा। आपको कोई जर्नल एंट्री नहीं पूछेगा इसकी, जस्ट आपके नॉलेज के लिए बुक में दी है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, देखो अभी तक मैं किस मेथड के बारे में बात कर रहा था, फिक्स कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड फिर से रिवाइज करता हूँ। कैपिटल के दो अकाउंट रहेंगे पार्टनर के, एक रहेगा करंट अकाउंट, दूसरा रहेगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को छेड़ना नहीं है, उसको है वैसे लायबिलिटी में लिखना है। आपको वर्किंग नोट में कौन सा अकाउंट बनाना है, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या क्या आएगा, मोटा मोटी पहले तो उसका बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर क्रेडिट बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस में कभी कभी करंट अकाउंट का डेबिट हो सकता है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर क्रेडिट में क्या आएगा, नेट प्रॉफिट आया बिजनेस का, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा तो वो आ जाएगा। डेबिट में क्या आएगा, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, नेट लॉस आया तो डेबिट में। बस इसको क्लोज करने का, इसकी जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, मोस्ट ऑफ द टाइम वो बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में आती है, जो हम अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं वो जाता है लायबिलिटी में। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या है कि इसमें आपको करंट अकाउंट बनाना ही नहीं है क्योंकि दिया ही नहीं है, आपको सिर्फ कैपिटल अकाउंट दिया है। तो सारी की सारी एडजस्टमेंट, जैसे नेट प्रॉफिट कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा, नेट लॉस कैपिटल के डेबिट में आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल के डेबिट में आएगा, ड्राइंग्स डेबिट में आएगा। बस इसको क्लोज कर दो, इसकी हमेशा क्रेडिट साइड बड़ी आएगी, इसका जो बैलेंस आएगा वो लायबिलिटी में जाएगा। दिस इज फ्लक्चुएटिंग। सर फ्लक्चुएटिंग नाम, फ्लक्चुएटिंग यानी कम ज्यादा, तो हर साल ये कैपिटल सेम रहेगा या बदलेगा, बदलेगा, क्योंकि हम सारी एडजस्टमेंट कहां पे कर रहे हैं, कैपिटल अकाउंट में। दिस इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ठीक है। ये देखो, कैपिटल का बैलेंस, एडिशनल कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट पेबल, फिर ड्राइंग्स, फिर उसके बाद विड्रॉल। देखो आपको मैं वन बाय वन, ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का क्या होता है, कैपिटल इज अ लायबिलिटी, तो कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा क्रेडिट में। आपके नॉलेज के लिए लिख रहा हूं मैं, तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट में। एडिशनल कैपिटल भी, कैपिटल बढ़ गया, क्रेडिट में। सैलरी देनी है तो हम देना लगते हैं, हमारा खर्चा है, P&L के डेबिट में, पार्टनर के क्रेडिट में। उसको कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, हमारे लिए खर्चा है, क्रेडिट में। पर ड्राइंग्स है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उससे आना है तो डेबिट में। पार्टनर ने कुछ पैसा निकाल लिया तो डेबिट में। लॉजिक समझो, हम अगर पार्टनर को कुछ देना लगता है तो उसके क्रेडिट में जाएगा, हमको कुछ उससे आना लगता है तो उसके डेबिट में जाएगा, ठीक है। आगे आएगा ये, देखो सेम नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, प्रॉफिट रहेगा क्रेडिट में और लॉस रहेगा तो डेबिट में, ठीक है। सो दिस इज क्रेडिट, और अगर लॉस आ गया तो डेबिट में। आगे बढ़ते हैं, कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट देखिए, ये कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट में, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस होता है, और एडिशनल कैपिटल आया क्रेडिट,
पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है क्रेडिट, सैलरी क्रेडिट, बिजनेस में प्रॉफिट हुआ क्रेडिट। इससे आपका कैपिटल क्या हो रहा था दोस्तों, बढ़ रहा था प्लस। इन चीजों से कैपिटल क्या होगा, माइनस। जैसे पार्टनर ने पैसा निकाल लिया बिजनेस से, उस पर हमने इंटरेस्ट बोलते ड्रॉइंग खुद के लिए पैसा लिया, ड्रॉइंग से आपके बिजनेस में लॉस हुआ, नेट लॉस यहाँ पे आएगा। और ये जो आंसर आता है ये बैलेंस शीट में जाता है लायबिलिटी साइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमको फाइनल अकाउंट के बारे में बात करना है। कंपनी फाइनल अकाउंट जो होता है दोस्तों, उसमें फॉर्मेट के हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, पर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में कोई फॉर्मेट नहीं है। यू जस्ट नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आपको जैसे 11th में सॉल्व किया वैसे 12th में थोड़ा इजी करने के लिए मैं 3 के जगह 4 टेबल कराऊंगा। ट्रेडिंग अकाउंट 11th में था, यहाँ पे भी रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 11th में था, यहाँ पे भी रहेगा। बैलेंस शीट 11th में थी, यहाँ पे भी रहेगी। खाली जो पार्टनर्स कैपिटल जो है वो बैलेंस शीट में बहुत प्लस माइनस में तकलीफ होती है, तो हम उसका सेपरेट अकाउंट करेंगे। या तो करंट अकाउंट बनाएंगे, फिक्स कैपिटल मेथड है तो, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो कैपिटल। सर और कंफ्यूज हो रहा है, कुछ भी नहीं प्रॉब्लम में। करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट दोनों दिया है तो करंट अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल दिया है तो सिर्फ कैपिटल बनाएंगे। इज दैट ओके? चलो आगे बढ़ते हैं। ये स्टेप्स दिए हैं, हमको कोई स्टेप्स वगैरह देखने की जरूरत नहीं। हम पहले ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग करते हैं, फिर एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, फिर हिडन एडजस्टमेंट देखते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए। अच्छा, बिजनेस में प्रैक्टिकली क्या होता है, जर्नल, लेजर, लेजर क्लोजिंग, ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट। आगे बढ़ते हैं। फाइनल अकाउंट क्यों बनाते हैं हम? सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट हमको क्या देता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। फिर पी एंड एल अकाउंट हमको क्या देता है, नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमको बताता है पार्टनर की पोजीशन क्या है। फिर बैलेंस शीट आपको क्या देती है, फाइनेंशियल पोजीशन। और फिर उसके बाद हमको पता चलता है हमको आना कितने से है, देना कितने से है। देन हमको फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से पता चलता है कि हम कहाँ पे है, हमारी कंडीशन क्या है। देन हमको पता चलता है सोर्सेस एंड एप्लीकेशन, कहाँ से पैसा जनरेट हुआ और कहाँ पे पैसा गया। देन हमको पता चलता है कि बिजनेस जो है हमारा अच्छा चल रहा है तो उसका गुडविल निकाले क्या, फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करे क्या, नया पार्टनर ले या किसी को रिटायर करे या किसकी डेथ हो गई, सो दैट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन। देन आपको टैक्सेस भरने होते हैं, जीएसटी, इनकम टैक्स, उसके लिए फाइनल अकाउंट का यूज होगा। ठीक है, चलो। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट। आपको अगर एडजस्टमेंट आती है फाइनल अकाउंट की तो ही आप फाइनल अकाउंट कर पाओगे। टोटल 22 से 25 एडजस्टमेंट दी है एग्जाम में, उसमें से सिर्फ 5 आती है। एडजस्टमेंट 2 प्रकार की होती है, एक होता है एक्सप्लिसिट एडजस्टमेंट, एक होता है इम्प्लिसिट। सर ये क्या है, पहली बार ही सुन रहे हैं आप। जो एडजस्टमेंट आपको प्रॉब्लम में क्लियर कट दी है ट्रायल बैलेंस के नीचे, उसको एक्सप्लिसिट या गिवन एडजस्टमेंट। और जो छुपी हुई एडजस्टमेंट है जो आपको प्रैक्टिस से नॉलेज से समझेगी, उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट, हिडन या छुपी हुई या सेल्फ ड्रिवन एडजस्टमेंट। सर एग्जांपल दो। समझो प्रॉब्लम में ट्रायल बैलेंस में सैलरी दिया है, ब्रैकेट में लिखा है 10 मंथ्स, तो यहाँ पे छुपी हुई एडजस्टमेंट है कि 2 महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, पर नीचे डायरेक्ट दिया एडजस्टमेंट में सैलरी ऑफ ₹2000 इज आउटस्टैंडिंग, तो ये एक्सप्लिसिट हो गई। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट में हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे जो आपको क्या देगा, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। फिर पी एंड एल अकाउंट बनाएंगे जो आपको नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस देगा। फिर बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट हमको क्या बताता है, आना क्या है और देना क्या है, दैट इज फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, देखिए ट्रेडिंग अकाउंट की डेफिनेशन दी है, हमको कोई पूछता नहीं है, खाली इतना ही मीनिंग होता है कि ट्रेडिंग के डेबिट में क्या होते हैं, सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्रेडिट में क्या होती है, डायरेक्ट इनकम। सर कुछ भी नहीं पता, 11 के पाप बीच बीच में आ रहे हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मींस दोज एक्सपेंसेस which are related to procurement, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। गुड्स परचेस करने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए जो खर्चा होता है उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। और गुड्स से जो इनकम होती है उसको डायरेक्ट इनकम यानी सेल्स। तो ट्रेडिंग के डेबिट में क्या क्या आता है, गुड्स का भी अकाउंट है वो और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का, इसलिए उसके डेबिट में हम सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। फिर परचेस, क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, परचेस रिटर्न रहा तो माइनस करते हैं। फिर बिजनेस के डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, वेजेस, रॉयल्टी दी आपने प्रोडक्शन में, फिर आपने फैक्ट्री का कुछ रेंट है आपका, फैक्ट्री के कुछ आपके खर्चे हैं, सारे प्रोडक्शन के खर्चे, आपने गुड्स इंपोर्ट किए तो इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह लग गई,
तो ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्रेडिट में दो ही आइटम होते हैं, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। और इसकी अगर क्रेडिट साइड बड़ी आई, डेबिट में आंसर आया तो ग्रॉस प्रॉफिट, डेबिट साइड बड़ी आई, क्रेडिट में आंसर आया तो उसको ग्रॉस लॉस। इस पे फिल इन द ब्लैंक्स आता है कि अगर आपके डायरेक्ट इनकम ज्यादा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कम है, तो क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ज्यादा है, डायरेक्ट इनकम कम है, तो ग्रॉस लॉस। या ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स आता है कि डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज कॉल्ड एज, 90% स्टूडेंट गलती करेंगे। डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट बहुत से लोग लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ये गलत आंसर है। डेबिट बैलेंस का मीनिंग होता है कि जब डेबिट साइड बड़ी आती है, क्रेडिट में अगर आंसर आया तो उसको ग्रॉस लॉस बोलते हैं, और वाइसा वर्सा। जो ऐसा आंसर आएगा आपको लिखना है एग्जाम में, ठीक है। तो ये जो मैं बोल रहा था ये सब दिया है इसमें। अब ये है दोस्तों ट्रेडिंग का फॉर्मेट। देखो इसके डेबिट में क्या दिया है, पहला आइटम ओपनिंग स्टॉक। मैंने आपको बोला कि ट्रेडिंग अकाउंट इज नॉट ओनली अकाउंट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इट इज अकाउंट ऑफ गुड्स आल्सो। तो अगर गुड्स आया इनवर्ड हुआ तो डेबिट में लिखो, और आउटवर्ड हुआ तो क्रेडिट में लिखो। तो देखो सबसे पहले पिछले साल का गुड्स बचा हुआ इस साल आएगा, तो ओपनिंग स्टॉक हमेशा पहली लाइन में डेबिट में लिखने का। फिर क्या है, परचेसेस, परचेसेस हमेशा कहाँ पे आएंगे, डेबिट। सर रिटर्न आउटवर्ड यानी परचेस रिटर्न, समझो मेरा परचेसेस 1,10,000 है, उसमें से मैंने 10,000 के परचेस ये कर दिए, वापस कर दिए, तो परचेस रिटर्न क्या होगा, माइनस। वेजेस यानी वर्कर को जो आप देते हो, वेजेस कभी कभी वेजेस नाम से आएंगे, कभी कभी उसको ही प्रोडक्टिव वेजेस बोलेंगे, कभी कभी उसको फैक्ट्री वेजेस बोलेंगे, कभी कभी उसको डायरेक्ट वेजेस, सबका मीनिंग एक ही रहेगा। फिर आगे दिया है कैरेज इनवर्ड। मुंबई से मैं पुणे गुड्स ला रहा हूँ, तो वो क्या हवा में फेंकेगा क्या, तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगेगा, गुड्स लाते समय जो ट्रांसपोर्टेशन लगता है उसको कैरेज इनवर्ड या फ्रेट इनवर्ड बोलते हैं। पावर चार्जेस, फैक्ट्री है उसके अंदर का जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का खर्चा होता है उसको पावर बोलते हैं। मोटिव पावर, पावर चार्जेस सेम है। इम्पोर्ट एंड कस्टम ड्यूटी, आप अगर गुड्स इंडिया के बाहर से ला रहे हो तो आपको उस पर आयात शुल्क देना पड़ेगा, दैट इज इम्पोर्ट ड्यूटी। फिर डॉक चार्जेस, आपने वो गुड्स लाया और वहीं पे रख दिया कुछ दिनों के लिए, तो उसके जो चार्जेस लगते हैं उसको डॉक चार्जेस बोलते हैं। देन रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जिसका पेटेंट किसी, समझो आपने आपकी केमिकल फैक्ट्री और आप कोरोना की दवा बना रहे हो, पर उसका जो इन्वेंशन है वो मैंने किया है, तो आप मुझे उस पे प्रोडक्शन पे कुछ पैसा दे रहे हो, सो दैट इज रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। फिर कोल गैस लगता है फैक्ट्रीज में, उसका खर्चा आ गया। हीटिंग लाइटिंग लगती है बड़े बड़े फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन में। फैक्ट्री का और कोई खर्चा है, मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा है, फैक्ट्री का रेंट है, फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी खर्चा है वो डेबिट में। हाँ, एक सैलरी आइटम जनरली P&L में जाता है, पर अगर वर्क्स मैनेजर यानी फैक्ट्री के मैनेजर को दिया तो ट्रेडिंग में आता है। एक वर्ड वहां पे नया है, डैमरेज, डैम्यूरेज वगैरह नहीं बोलने का उसको। उसका मीनिंग ये होता है दोस्तों कि जब भी आप समझो आपने रेलवे से गुड्स मंगाए मुंबई से पुणे, आपने 5 दिन के अंदर उसकी डिलीवरी लेने का समझो रूल है, पर आप गए महीने भर बाद, तो 25 दिन उन्होंने आपका जो गुड्स संभाला उसकी वो पेनल्टी लगाते हैं, उस चार्जेस को बोलते हैं डैमरेज। एंड नीचे दिया है जो आपका आंसर रहेगा बैलेंसिंग फिगर, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये सारे डेबिट, कभी भी आप ट्रायल बैलेंस पढ़ोगे ये पूरे के पूरे आइटम आपको डेबिट में दिखेंगे, क्योंकि एक्सपेंसेस का रूल होता है नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो वो सारे के सारे डेबिट में रहेंगे। और अगर आप क्रेडिट में देखते हो तो क्या है, पहला सेल्स हमारी इनकम है, सेल्स रिटर्न उसमें से क्या होगा, माइनस, उसको रिटर्न इनवर्ड। कहीं पे भी गुड्स गए, पार्टनर ने लिए, फ्री में बांटे, कुछ भी करा तो क्रेडिट में लिख दो। वो परचेस में से आप माइनस भी कर सकते हो, पर ये ज्यादा इजी है। फिर उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक आएगा। इन केस आपकी डेबिट साइड बड़ी आई, क्रेडिट साइड छोटी आई, तो आंसर आएगा ग्रॉस लॉस। मोस्ट ऑफ द टाइम क्रेडिट साइड बड़ी आएगी, डेबिट साइड छोटी आएगी, तो आपको आंसर को बोलना पड़ेगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो दोस्तों ये अच्छे से पॉज कर लो, इसका फॉर्मेट नोटबुक में लिख लो, और कम से कम 5 बार लिख के निकालना, तो आपको फाइनल अकाउंट अच्छे से जाएगा, बाकी आपकी इच्छा। अब मैं नेक्स्ट इसमें बढ़ता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी जो आपका ऊपर का आंसर आया था ट्रेडिंग के, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट था तो P&L के क्रेडिट में जाता है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में ग्रॉस लॉस था तो P&L के डेबिट में। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, तो इसके डेबिट में आपके बिजनेस के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। जो एक्सपेंसेस डायरेक्ट नहीं है उसको इनडायरेक्ट बोल दो, यानी क्या, ऑफिस चलाने का खर्चा यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, गुड्स बेचने का खर्चा यानी सेलिंग एक्सपेंसेस, गुड्स कस्टमर के यहाँ भेजने का खर्चा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो सारे खर्चे, बिजनेस के जितने भी सारे खर्चे वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो डायरेक्ट नहीं है। और इनडायरेक्ट इनकम इधर आती है, देखो मैं क्लास चलाता हूँ तो फीस शायद मेरी डायरेक्ट इनकम, पर मुझे क्लासरूम का रेंट आ रहा है, नोट्स बेच के पैसे आ रहे हैं, बैंक में FD इंटरेस्ट आ रहा है,
एडमिशन कर रहा हूँ उसका कमीशन मिल रहा है, सो दैट इज ऑल माई इनडायरेक्ट इनकम। तो वैसे ही बिजनेस में रेंट मिल रहा है, इंटरेस्ट मिला, कमीशन मिला, डिस्काउंट मिला, सो सन्ड्री इनकम जिसका नाम नहीं है, ऑल आर माई इनडायरेक्ट इनकम। तो इनडायरेक्ट इनकम क्रेडिट में आएगी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट में आएंगे। अब एक एक करके पढ़ता हूँ। पहला आइटम है सैलरी। दोस्तों सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनो। सैलरी एंड वेजेस ऐसा आता है प्रॉब्लम में, तो सैलरी एंड वेजेस एक साथ आ गया सर, वेजेस तो ट्रेडिंग में, सैलरी पी&एल में। अब क्या करें, तो ध्यान से सुनो। सैलरी एंड वेजेस एक साथ आया, पहला वर्ड सैलरी है तो पी&एल, पर वेजेस एंड सैलरी आया तो ट्रेडिंग में रह जाएगा यार। रेंट ट्रेड टैक्सेस, फैक्ट्री का रेंट आया तो ट्रेडिंग में, पर नॉर्मल सिर्फ रेंट ट्रेड टैक्सेस दिया आपके म्युनिसिपल टैक्स, रेंट ऑफिस का, वो पी&एल में आता है। इंश्योरेंस सभी को पता है पी&एल में आएगा, फैक्ट्री का, क्या सॉरी आप इंश्योरेंस गुड्स का निकालते हो, गोडाउन का निकालते हो, दैट इज पी&एल। प्रिंटिंग स्टेशनरी, आपको बिल बुक वगैरह प्रिंट करनी पड़ती है, दैट इज प्रिंटिंग स्टेशनरी। पोस्टेज, आजकल तो पोस्ट से कुछ कुरियर के चार्जेस वगैरह, टेलीग्राम पहले था आजकल नहीं होता है। टेलीफोन का बिल है, मोबाइल का बिल, टेलीफोन चार्जेस, और कोई भी ऑफिस का एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, वो तीनों का नाम एक ही है, ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस। बिजनेस शुरुआत करते हो कुछ खर्चा, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड। अब ध्यान से सुनो, सिर्फ कैरेज आया तो ट्रेडिंग डेबिट, क्योंकि उसी को ही कैरेज इनवर्ड बोलते हैं। गुड्स मुंबई से पुणे आ रहे हैं, उसको या तो कैरेज बोलते हैं या कैरेज इनवर्ड बोलते हैं, दोनों भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ट्रेडिंग के डेबिट में आएंगे। पर कैरेज आउटवर्ड है, तो अब पुणे से मैं मेरे कस्टमर के घर पे गुड्स बेच रहा हूँ, वो बोला मुझे घर पे डिलीवरी चाहिए, तो वो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, कैरेज आउटवर्ड। बहुत से लोग रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड इनके भाई बन लगते हैं। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड यानी सेल्स रिटर्न, परचेस रिटर्न। ये कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड दोनों भी खर्चे हैं। फिर से रिपीट, सिर्फ कैरेज ट्रेडिंग डेबिट, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग डेबिट, कैरेज आउटवर्ड पी&एल डेबिट। डिस्काउंट सर दोनों साइड दिख रहा है, डेबिट का बैलेंस है यानी हमने डिस्काउंट दिया तो पी&एल डेबिट, डिस्काउंट क्रेडिट बैलेंस है यानी डिस्काउंट रिसीव्ड, हमको डिस्काउंट मिला, पी&एल क्रेडिट। सेम कमीशन का, कमीशन हमको मिला, हमने दिया हमारे सेल्समैन को, तो हमारा खर्चा है, डेबिट बैलेंस, पर कमीशन हमको किसने दिया, तो क्रेडिट बैलेंस है, तो इनकम, पी&एल क्रेडिट। रॉयल्टी ऑन परचेसेस, ट्रेडिंग डेबिट, सिर्फ रॉयल्टी ट्रेडिंग डेबिट, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, पर इन केस आपकी रॉयल्टी सेल पे है तो पी&एल डेबिट, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग, हमारे सेल्समैन ओनर कहीं पे भी जाते हैं तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट खर्च। कन्वेंस, अब यहाँ से मैं मुंबई गया, मेरा बिजनेस का ट्रैवलिंग खर्चा, अब मुंबई में लोकल घूम रहा हूँ, 2 टाइम खाना खा रहा हूँ, उसको बोलते हैं कन्वेंस। ये इधर के क्रेडिट के सारे मैंने पढ़ लिए, खाली आरडीडी ओल्ड आपको मैंने नहीं बताया, ये जब एडजस्टमेंट आएगी तब समझाऊंगा मैं। आगे बढ़ते हैं, पी&एल अकाउंट में और आइटम, मीटिंग का खर्चा, एडवर्टाइजिंग का, ट्रेड एक्सपेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना ट्रेड एक्सपेंसेस, इसके बारे में कुछ मैं बताने जा रहा हूँ। सुनो, प्रॉब्लम में सिर्फ ट्रेड एक्सपेंसेस आया तो हमको क्या लगता है, नाम के हिसाब से वो ट्रेडिंग में जाएगा, पर ट्रेड एक्सपेंसेस हमेशा कहाँ पे जाता है, पी&एल। पर ट्रेड एक्सपेंसेस के जोड़ी में सन्ड्री एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस या ऑफिस एक्सपेंसेस कुछ भी आ गया तो फिर ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में, और बाकी ये तीनों में से जो खर्चा आएंगे वो पी&एल। सर नहीं समझा, हमेशा याद रखो, मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेड एक्सपेंसेस पी&एल में ही आएगा, उसके नाम के हिसाब से उसको ट्रेडिंग में मत भेजना। लेकिन प्रॉब्लम में सन्ड्री एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, उसके साथ आ गया ट्रेड एक्सपेंसेस, तो ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में जाएगा। शोरूम का खर्चा है, गोडाउन का खर्चा है, मैनेजर की सैलरी, डिलीवरी वैन, व्हीकल का खर्चा, बैड डेट्स, ये सारे ट्रेडिंग डेबिट। आरडीडी न्यू ये बाद में पढ़ाऊंगा, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, जो रुपया डूब सकता है ऐसे हमको लगता है, वो एक प्रकार के हम प्रोविजन करके रखते हैं, उसको आरडीडी बोलते हैं। बैंक के चार्जेस है, एसेट कम हो रहा है, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट पेड, आपने पेड किया तो डेबिट, आपको मिला तो पी&एल क्रेडिट। ऑडिट फीस, ये जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएगा, चेक करेगा, उसको जो आप चार्जेस दोगे वो अकाउंटिंग चार्जेस और ऑडिट फीस। कुछ आपके एसेट खराब हो गए, कंप्यूटर खराब हो गया, रिपेयर किया, वो खर्चा। प्रोफेशनल चार्जेस, एडवोकेट, सीए जिसको फीस दी वो। एक्सपोर्ट ड्यूटी, अब इंपोर्ट ड्यूटी ट्रेडिंग में आती है और एक्सपोर्ट ड्यूटी कहाँ पे आएगी, पी&एल। फॉरवर्डिंग चार्जेस जनरली इंपोर्ट एक्सपोर्ट में होता है, दैट इज आल्सो पी&एल डेबिट। फिर लीगल खर्चा, अगर वकील वगैरह कुछ आपको बिजनेस के लिए लगा, उसका फीस दिया वो। लॉस हो गया बिजनेस में, चोरी हो गई, थेफ्ट हो गया, एक्सीडेंट से हो गया, लॉस बाय फायर, तो पी&एल डेबिट। और जो आंसर अगर डेबिट में आया, इनकम ज्यादा एक्सपेंसेस कम है तो क्या आएगा, नेट प्रॉफिट, और एक्सपेंसेस ज्यादा इनकम कम है तो क्या आएगा, नेट लॉस।
और ये जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस है ये आपके कैपिटल पार्टनर्स में डिवाइड होगा। अगर आप बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट कर रहे हैं तो वहां पे ऐड हो जाएगा, लॉस है तो माइनस। पर अगर आपको मैं सजेस्ट करता हूँ आप कैपिटल अकाउंट बनाओ तो जो भी नेट प्रॉफिट नेट लॉस आएगा वो कैपिटल के क्रेडिट या डेबिट में जाएगा। प्रॉब्लम में वो हम देखेंगे। ये हो गया P&L। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों बैलेंस शीट। देखिए बैलेंस शीट और ट्रेडिंग P&L में क्या फर्क है। ट्रेडिंग एंड P&L आर प्रिपेयर्ड फॉर 12 मंथ्स, इसलिए उसकी हेडिंग होती है फॉर द ईयर एंडेड, वो 12 महीने का होता है। बैलेंस शीट दोस्तों अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर फॉर 1 डे, साल के एंड में बनता है, इसलिए उसकी हेडिंग होती है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च। इसलिए बैलेंस शीट को पोजीशन स्टेटमेंट बोलते हैं। उस दिन आपको पता चलता है आप कितने पानी में हो, यानी आना कितना है और जाना कितना है। और बैलेंस शीट में कभी भी गधे के वैसा टू एंड बाय मत लिखना। बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट स्टेटमेंट है। जिस दिन आपने बैलेंस शीट में टू एंड बाय लिख दिया एग्जामिनर समझ जाएगा 11th आर्ट्स एंड 12th कॉमर्स। तो बैलेंस शीट स्टेटमेंट होता है, उसमें टू एंड बाय लिखना नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड जिसको आप डेबिट बोलते हो लाइबिलिटीज होते हैं, राइट हैंड साइड एसेट होते हैं। देखो बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ये कैपिटल अकाउंट का पूरा एडलेस बताया, मैं कभी ऐसे नहीं करूंगा। हम कैपिटल अकाउंट सेपरेट करेंगे। आपके समझदारी के लिए बोलता हूँ कि कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट में जाएगा। जो जो प्लस का सिंबल है यानी नेट प्रॉफिट है क्रेडिट में, नेट लॉस है डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस है क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट, एडिशनल ड्रॉइंग डेबिट, ड्रॉइंग डेबिट। तो जो जो माइनस है वो डेबिट में, जो जो प्लस है वो क्रेडिट। तो लायबिलिटी के आगे के आइटम इंपॉर्टेंट है। पहला है जनरल रिजर्व। सर ये दो बार क्यों दिया? अरे भाई पार्टनरशिप है ना, मिनिमम 2 लोग रहेंगे। अब इमेजिन करो आपको फाइनल अकाउंट आया और 3 पार्टनर आ गए, सारे एडजस्टमेंट, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड ही बहुत बड़ी हो जाएगी। इसलिए हमेशा कैपिटल अकाउंट अलग से बनाने का। पार्टनर ने बिजनेस का कुछ ज्यादा प्रॉफिट हो गया किसी वर्ष, तो वो प्रॉफिट जब वो अलग रखता है दैट इज कॉल्ड जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। लोन है, बिजनेस ने लोन लिया है, दैट इज लायबिलिटी। सन्ड्री क्रेडिटर्स जिन जो हमारे सप्लायर है जिनसे हम गुड्स लेते हैं या उनको ही सप्लायर बोलते हैं, दैट इज क्रेडिटर्स। जिनको हमने पोस्ट डेटेड चेक देके रखे हैं, दैट इज बिल्स पेएबल। हमारा कोई खर्चा पेड नहीं किया है, रेंट मार्च का बाकी है, लाइट बिल नहीं भरा है, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। किसी ने मुझे आपने नेक्स्ट ईयर की फीस आज दे दी तो मेरी वो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, आज की डेट में तो मैं आपको देना लगता हूँ, तो दैट इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, लायबिलिटी है। बैंक का बैलेंस अगर क्रेडिट है, निगेटिव है, उसको ही बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं या कैश का क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं, तो वो लायबिलिटी। अब एसेट में क्या, बिजनेस की पथ, वैल्यू, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग आपको पता है। लीज और प्रीमाइसेस, कुछ कुछ बिल्डिंग्स आप परचेस नहीं कर सकते हो, 99 ईयर्स के लिए लीज पे लेते हो, दैट इज लीज और प्रीमाइसेस। फिर पेटेंट है, यानी बिजनेस में आपने किसी का इन्वेंशन किया है कोई चीज का, उसका आपके पास पेटेंट होता है। आपके नाम की वैल्यू, ट्रेडमार्क। फिर डिजाइन की वैल्यू, लाइव स्टॉक यानी जानवर वगैरह अगर आपके बिजनेस में होंगे, प्लांट एंड मशीनरी पता है, फर्नीचर, फिक्चर्स एंड स्मॉल स्मॉल लाइक लाइट फिटिंग्स वगैरह जो होती है, पैटर्न्स एंड मोल्ड्स फैक्ट्री में होता है दोस्तों। देन इन्वेस्टमेंट, शेयर्स में, एफडी में पैसा डाला, उस पे का इंटरेस्ट आना बाकी है तो वो एसेट इंटरेस्ट एक्रूड। छोटे छोटे इक्विपमेंट को लूज टूल्स बोलते हैं। देन स्पेयर पार्ट्स भी वही हो गया। डेटर जिनसे हमको पैसा आना है, मुझे आपसे फीस आनी है, आप मेरे डेटर या आपका ही नाम है कस्टमर बोलूंगा। कैश इन हैंड साल के एंड में, बैंक का डेबिट बैलेंस, बैंक में पैसा है। मुझे आपने पोस्ट डेटेड चेक दिए तो मेरा बिल्स रिसीवेबल है। मैंने किसी को ज्यादा खर्चा दे दिया, नेक्स्ट अप्रैल की सैलरी आज ही दे दी स्टाफ को, तो प्रीपेड हो गई, प्रीपेड एक्सपेंसेस। व्हीकल्स है मेरे पास, क्लोजिंग स्टॉक। तो ये एडवर्टाइजिंग सस्पेंस अकाउंट यानी फिक्टिशियस एसेट है, एक से ज्यादा साल का आपने एडवर्टीजमेंट दे दिया तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो। तो इस प्रकार से ये तीनों हो गए और एडिशनली आपको कैपिटल अकाउंट बताया। अब जब हम नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा एडजस्टमेंट, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तब तक के लिए प्लीज कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट का फॉर्मेट कम से कम 5 बार लिखो, तो आपको ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग बहुत इजी जाएंगी। जाते जाते एक थंब रूल बताता हूँ, ये बहुत ध्यान से सुनना भी। आप जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, रूल नंबर 1, ट्रायल बैलेंस का हर आइटम आपके प्रॉब्लम में आना ही चाहिए, यानी आपके आंसर में आना ही चाहिए। जितने भी आइटम ट्रायल बैलेंस में दिए हैं वो एक ही बार आंसर में आएंगे, डबल इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस इटसेल्फ इज द फर्स्ट इफेक्ट। तीसरी बात, जितने भी डेबिट बैलेंसेस होते हैं ट्रायल बैलेंस में, डेबिट में जितने होते हैं
एक तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा जैसे परचेस, वेजेस ट्रेडिंग डेबिट में जाएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है सैलरी, रेंट वगैरह, एडवर्टीजमेंट पी एंड एल डेबिट में जाएगा। पार्टनर से रिलेटेड है ड्राइंग वगैरह तो कैपिटल के डेबिट में जाएगा। और ये तीनों जगह नहीं जाएगा तो वो पक्के से रहेगा एसेट। फिर से रिपीट करता हूँ, जितने भी आइटम ट्रायल बैलेंस के डेबिट में दिए या तो वो ट्रेडिंग डेबिट में जाएंगे, नहीं तो पी एंड एल डेबिट में जाएंगे, नहीं तो पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट के डेबिट में, और तीनों जगह नहीं गए तो एसेट। एग्जैक्ट अपोजिट क्रेडिट। जितने आइटम क्रेडिट में दिए या तो ट्रेडिंग क्रेडिट में जाएंगे, जैसे सेल्स डायरेक्ट इनकम है ट्रेडिंग क्रेडिट, इनडायरेक्ट इनकम है कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड तो पी एंड एल क्रेडिट में जाएंगे। पार्टनर से रिलेटेड है, उसके कैपिटल का बैलेंस दिया है करंट अकाउंट का तो पार्टनर के क्रेडिट में जाएगा। और तीनों भी नहीं है तो पक्के से वो क्या रहेगा, लायबिलिटी। ये थंब रूल हमेशा याद रखना। इसको सिर्फ एक्सेप्शनल केस होता है परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न। तो परचेस रिटर्न होता डेबिट में, क्रेडिट में, जाता ट्रेडिंग डेबिट में से माइनस, तो माइनस हो गया ना, सेम इफेक्ट। और सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है पर वो जाता है ट्रेडिंग के क्रेडिट में, वहां से माइनस होता है। ये अगर आप याद रख लो। और कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जैसे वेजेस, सिर्फ वेजेस ट्रेडिंग डेबिट, वेजेस एंड सैलरी ट्रेडिंग डेबिट, पर सैलरी एंड वेजेस पी एंड एल डेबिट। वैसे ही ट्रेड एक्सपेंसेस हमेशा पी एंड एल डेबिट, पर उसके जोड़ी के साथ सन्ड्री एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस या जनरल एक्सपेंसेस आ गया तो ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग और बाकी खर्चे पी एंड एल। तीसरा इंपॉर्टेंट कैरेज, सिर्फ कैरेज ट्रेडिंग डेबिट, कैरेज इनवर्ड भी ट्रेडिंग डेबिट पर कैरेज आउटवर्ड पी एंड एल डेबिट। डिस्काउंट, कमीशन, इंटरेस्ट और रेंट अगर इनका डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में लिखो, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में। ट्रायल बैलेंस में जो आरडीडी होती है उसको एडजस्ट ना करते हुए आपके बुक में डेबिट में से माइनस करते हो, बहुत कंफ्यूजिंग है, हमेशा पी एंड एल के क्रेडिट में लिख दो। पिछले साल की होती है वो, तो वहाँ एडजस्टमेंट में और डिटेल में देखेंगे। तो दोस्तों प्लीज ये फॉर्मेट अच्छे से लिख लेना, तो फिर हम एडजस्टमेंट अच्छे से करेंगे देन इसके प्रॉब्लम। थैंक यू।